हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास के किस भाग तक की कहानी सुन चुके हैं। चूँकि उपन्यास लंबा है, बड़ा है, इसलिए इसको कई भागों में हमने सुनाया आपको। तो 21 भाग हम सुना चुके हैं और आज 22वें भाग की कहानी सुनाएंगे। 21 भाग तक हमने कहानी सुनी, जिसमें होरी जो उपन्यास का नायक है, उसके परिवार की विडंबनाएं, एक गरीब किसान की कैसा जीवन होता है, वो सब लेखक ने दर्शाया। और उसके पुत्र है गोबर, सोना, रूपा, बेटियां हैं। गोबर का प्रेम संबंध हो जाना और जुनिया बिना ब्याहे माँ बन जाती है और दुनिया को छोड़कर वो पलायन करता है, शहर चला जाता है बिना बताए। 1 वर्ष बाद लौटता है तो वहाँ सब बदल जाता है। होरी और धनिया का जो परिवार है वो बिखर जाता है, लोग बहुत परेशान करते हैं दुनिया के घर में रखने से। लेकिन उसके आने से घर में खुशियाँ छा जाती हैं और गांव में उसके सम्मान की भी वृद्धि होती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी 2-4 ही दिन होते हैं और गोबर का फिर जाने का हो जाता है, लौटने का। होरी और धनिया की सारी जो खुशियाँ थी वो समाप्त हो जाती हैं। बहुत दुखी होते हैं। धनिया उसको रोकना चाहती है, समझाती है, परंतु गोबर कहता है कि वो दुनिया को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे उसे काम करने में आसान होगा, खाना भी मिलेगा समय से। नहीं मानता है, बहस होती है धनिया से और अपनी माँ से लड़ झगड़ करके वो दुनिया को लेके चला जाता है। इधर होरी की बेटी सोना, वो कई साल बाद जब गोबर चला गया था, बड़ी होती है, 17 वर्ष की हो जाती है। अब उसके विवाह की चिंता होती है। विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। होरी बहुत चिंतित रहता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास इतना कर्ज हो गया था कि कोई इसको कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। बहुत कोशिशें करता है फिर भी कि कोई दे दे शायद। तो दुलारी सहुआइन तैयार हो जाती हैं, जिनको वो भाभी बोलता है। बहुत पहले से उसके स्नेहिल संबंध हैं उससे। वो उनकी सहायता करने को तैयार हो जाती हैं। 200 रुपये उससे उधार लेता है, कर्ज लेता है और घर में आके बताता धनिया को कि उसने 200 रुपये कर्ज ले लिया है और अब वो खेत को गिरवी रख के लेता है। तो सोना जब सुनती है कि उसके पिता ने 200 रुपये कर्ज ले लिया है और वो 4 साल बाद 400 का हो जाएगा, तो उसके पिता कहाँ से उसे चुकाएंगे। खाने को मोहताज हो जाएंगे और थोड़ी उसकी बहन भी बड़ी होगी, छोटी, उसके लिए कर्ज लेंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर ये क्या करेंगे। वो सोचती है कि अपनी जो सहेली होती है सिलिया, उससे कहती है कि तुम जाओ और मथुरा नाम के लड़के जिससे विवाह होने वाला है उससे कहो कि वह अगर विवाह बिना पैसे के कर ले, दहेज कर ले, तो वो तैयार है, अन्यथा वो जान दे देगी और विवाह नहीं करेगी। सिलिया जाती है और गौरी शंकर नाम के महतो जो उसके पिता हैं मथुरा के, उनके घर जाती है। मथुरा मिल जाता है खेत में, तो उससे बात करती है, मथुरा घर ले जाता है पिता के पास। पिता जब सुनता है तो बहुत नाराज होता है कि मथुरा की इतनी हिम्मत, उसकी पिटाई कर देता है। सिलिया घर लौट आती है, उदास होती है, बताती है कि उसकी कैसी अपमानजनक व्यवहार रहा और बता के वो सोना भी बहुत चिंतित। किंतु अगले दिन गौरी शंकर की एक चिट्ठी आती है, उसमें लिखा होता है कि वो विवाह के लिए तैयार है। केवल वो हम बारातियों की सम्मानजनक ढंग से भोजन वोजन करा दे और जैसा चाहे वैसा करे, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। और अब आगे की जो कहानी है वो हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था।
जब तक जुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर से काम से छुट्टी ही नहीं मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक न सगाई हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी और अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था। आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी जाती। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई। और यह रीत सनातन से चली आई है कि अलगौजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी इस रीत का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर कुछ दबाव था। वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे के आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने भोला को नक्कू बना दिया था। रात को उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुँचे, अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था। इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ हुई चटपटी रंगीली स्त्री देखी और चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहाँ उनकी गायें बनती थीं वहीं एक कोठरी रहने को दे दी और जानवरों को की देखभाल के लिए, सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की ज़रूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज के लिए नौकर रख लिया गया। नोखेराम नाटे मोटे खल्वार, लंबी नाक, छोटी छोटी आंखें वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधे, नीचा कुर्ता पहने जाड़ों में लिहाफ ओढ़ कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने का बड़ा आनंद था, इसीलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई। उनके बाल बच्चे उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था। उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह से चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह से चूसे न छोड़ते। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से तृष्णा और भी बढ़ गई। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गांव और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने में हमेशा तैयार रहते थे। नोखीराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार का नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं उगता। नोखेराम अगर एकादशी के व्रत रखते हैं तो 5 ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी नकल वीसी दिला दें। इसीलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि विधवा कहानी को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ता। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उससे आकर पूछो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, पटकना क्या थोड़ा काम है।
भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय हमने, भैंसें हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया, हमें निकाल कर बाहर किया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में उसका फैसला होना चाहिए। नौकीराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश ना पाओगे। उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं। संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है या उनसे क्या छिपा है, इसी से अंतर्यामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ पूछो ना भोला, मर मर कर पागलो, जवान हो तो दुश्मन हो जाएं। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया के विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध धोना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध धोना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाइयाँ हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली गई तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपना हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मायके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा मुझसे कुछ भूल चूक हुई है, क्षमा करो। अब घर चल कर रहो, घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मंजूरों की तरह रहना आकर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी आँख खातिर हुई, अब वो ना थी। नौखेराम कभी इससे चिलम भरने को कहता, चारपाई बिछाने को कहते, कभी बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा हो तो किसी की टहल तो नहीं करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना, ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए हो वहाँ फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ? नौहर ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नौहरी विरोध करेगी। इसका कारण कुछ न कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसका यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी कोई बात ना पूछता था, पर नौहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? भोला में नौहरी को छोड़कर चले जाने का साहस होता तो नौहरी को झक मारकर उसके पीछे चली जाती, लेकिन उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नौखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नौहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नौहरी, दिक मत कर। अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, सच है, सोच ले। नौहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रही। तुम्हें बेटी की लातें प्यारी होंगी, मैं नहीं लगती। मैं अपने मजूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री को क्षामत करके उससे मना लाया। इधर नौहरी के विषय में कनबत्तियाँ होती रहीं। नौहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी थी, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोल लगाता रहता। एक दिन नौहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नौहरी ने नौकराम से जड़ दिया। भोला की चौपाल में तलबी हुई, ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नौरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नौरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नौरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। मन ही मन
चाहती थी कि लोग उसे जमींदारनी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है। जब मन में चोर था तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। नूरू सोच रही थी, लाला मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ ना मांगने नहीं जाती। सतवंती है कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका सब उपहास करते हैं, और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रामेश्वरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों को थाली में रोटी उड़ा ले जाओ। जाओ, बड़े आंबाले हुए। मुझसे छेड़की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज! नोखे राम का क्या फांस लिया समझती है? सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू ऐसी तिनक रही है नोरी, जैसे अब किसी गांव में रहने न देगी। जरा जवान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने छा न दी होती तो भीख भी मांगती। नोरी को लाल मिर्च सी लगी, जो कुछ मुंह में आया बकी। दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झौंसा और जाने क्या क्या कहा। उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भाड़े निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कर रही है नोरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? नोरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विधा सीखी थी। नोखे राम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों वरिष्ठों की जूतियां सीधी की थी। पर उस मूर्ख नोहरी के हाथ खिलौना बने हुए थे। बहुएं सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज उठा, मूछे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे की को लाल करके धन जमाया। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझसे विवाद की बात करते हैं। मैं हरजोई थोड़ी हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझे को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठा आंधी की तरह लहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा, बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल जा सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो मैं खून पी जाऊंगा, सारी पटवागिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली तो चामात आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी किसी ने नहीं किया था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर ना हुई। किसी के पास कोई प्रमाण न था, लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उसकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव के आश्रय मांगती थी, आज सारे गांव पर आतंक था। अब उस किसकी हिम्मत थी कि उसे छेड़ सके? जब पटवारी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की क्या बिसात। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते हट जाते। या खुला रहस्य था। उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम ने बहुत काम निकाल सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनवाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं होता। कभी कभी अच्छे आसामियों को डांट देती थी। आसामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती थी। उसे तंबाकू पीने की धेला मैसर नहीं। नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती। जिसे देखो वही उन पर रोज जमाता। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा आता और द्वार पर पड़े नीचे जंगली घाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, वह भी नमक और पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा तो टुकड़ा रोटी का तो मिल ही जाएगा, अपना घर तो है।
नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी खड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया। लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम अपने मन की हो है, मैं तो तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिक लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कालिक कम लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं। भोला जल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकालना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह उठ बैठी। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वह क्यों उनसे निडर होकर नहीं कह सकते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं है तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दृश्य में मिलते हैं। धन्यवाद।